बढ़ती जा रही है, उस नाइंसाफ़ी के दौर का हम खात्मा कर सकें। ये वही जमात थी, वही मरहूम सदर थे जिन्होंने जब पहले आंध्र प्रदेश में बैकवर्ड क्लास कमीशन बना तो यही मजलिस थी, मरहूम सदर ने जाकर बैकवर्ड क्लास कमीशन से मुतालबा किया था कि यहाँ पर गरीब मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये नुमाइंदगी ऑन रिकॉर्ड उस वक्त मरहूम सदर ने की और उस वक्त मजलिस ने मुतालबा किया था कि उन लोगों को मिलना चाहिए जो इनकम टैक्स अदा नहीं करते। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट के बारे में कहा। मजलिस हर मोड़ पर बेबाक तरीके से नुमाइंदगी करती आई है। हम पर इल्जाम लगाने वाले बहुत से इल्जामात लगाए। कभी हमको फिरका परस्त कहा गया, कभी हमको एक एक नई किस्म की हमको गालियां दी गई, क्या क्या नहीं कहा गया हमारे बारे में। मगर मजलिस ने कभी भी इन तनकीद करने वालों की तनकीद को या फिर इनकी रकेक हमलों को या फिर हमारी ज़ात पर जो हमले किए गए, कभी मजलिस के कायदीन ने इसका नोट नहीं लिया। मजलिस ने हमेशा अवाम के मसाइल को सामने रखकर अपनी पॉलिसियों को बनाया। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाई, आप जानते हैं कि आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जो चैलेंजेस हमारे सामने हैं, अगर हम उन चैलेंजेस का मुकाबला करना चाहते हैं तो बेहद ज़रूरी है कि हम अपनी जमात को मजबूत कर सकें। मैं आपसे सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि मजलिस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हम फिरका परस्त हैं। सवाल ये पैदा होता है कि मजलिस पर इल्ज़ाम लगाने वाले ये तो बताओ कि 1960 में जब पहला बल्दिया का इलेक्शन हुआ था, उस वक्त मजलिस के 20 अराकीन बल्दिया मुंतखब हुए थे। उस 20 अराकीन बल्दिया में 2 दलित भाई 1960 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्लेटफॉर्म पर मुंतखब होकर आए। और जब मजलिस की इस कामयाबी को देखें तो रातों रात उस वक्त की कांग्रेस की गवर्नमेंट ने, उस वक्त हैदराबाद की बल्दिया अलग थी, सिकंदराबाद की बल्दिया अलग थी, मजलिस की गैर मामूली कामयाबी पर उस वक्त के कांग्रेस की हुकूमत परेशान हो गई और रातों रात जियो इशू किया गया और हैदराबाद की बल्दिया और सिकंदराबाद की बल्दिया को मिलाया गया। क्यों मिलाया गया? महज इसलिए मिलाया गया कि मजलिस की इतनी बड़ी कामयाबी हुई, उस कामयाबी के असर को रोकने के लिए किया गया। उसके बाद फिर कई सालों के बाद जब दोबारा बल्दिया के इलेक्शन हुए, फिर मजलिस की कामयाबी हुई तो ये लोग परेशान हो गए। तो तेलुगु देशम के दौर में ये तमाम साजिश शुरू की गई। जो MCH था उसको GHMC किया गया। GHMC करने के बावजूद भी दूसरी बड़ी जमात मजलिस बनी तो हुकूमत और फिरका परस्त तंजीमें परेशान थी कि कैसे मजलिस को रोका जाए। मैं आपसे बताना ये चाह रहा हूँ कि इल्ज़ाम हमेशा यही लगता है कि फिरका परस्त है, फिरका परस्त है। हम ये बताना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला है, जिसको सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हिंदुत्वा जजमेंट कहते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुत्वा के बारे में साफ तौर पर बताया क्या है। उसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ और वाज़ेह तौर पर यह कहा कि अगर आप किसी कम्युनिटी के नाम पर वोट इसलिए लेते हैं कि उस कम्युनिटी के गुर्बत का खात्मा करने के लिए, अगर आप किसी कम्युनिटी के नाम पर वोट इसलिए लेते हैं कि आप उस कम्युनिटी में तालीमी पसमानदगी खत्म करना चाहते हैं, अगर आप किसी कम्युनिटी के नाम पर वोट लेते हैं ताकि उनसे नाइंसाफी के दौर का खात्मा हो, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहता है कि ये कानूनन जुर्म नहीं है, ये कानूनन जुर्म नहीं है। अब बताइए आप, जब मजलिस एक तमाम पसमान मजहब के खिलाफ है, बीजेपी मजहब के खिलाफ है, बीजेपी नफरत की सियासत करती है और नफरत की सियासत पर एक कम्युनिटी के खिलाफ नफरत पैदा करके, उसका डर पैदा करके ये संघ परिवार के लोग वोट हासिल करते हैं। मजलिस किसी हिंदू भाई से नफरत नहीं करती, मजलिस किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। हम ये कहते हैं कि हमारी जो सियासी जदोजहद है वो क्या है कि यकीनन हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान है, उनसे इंसाफ नहीं हुआ। और जब मैं ये कहता हूं तो कौन सी फिरका परस्ती की बात है? जब जस्टिस सच्चर की कमेटी ने कह दिया कि हिंदुस्तान के मुसलमानों से इंसाफ नहीं हुआ, वो तालीमी तौर पर पसमानदा है, हर एतबार से पसमानदा है, तो क्या जस्टिस सच्चर भी फिरका परस्त हो गए?
क्या वो तमाम जो उनकी फाइंडिंग्स थी, क्या वो तमाम उसकी रिपोर्ट में जो बताया गया आदद और शुमार देकर, वो तमाम के तमाम क्या फिरका परस्ती पर मुबन्नी थे? क्या वो तमाम नेशनल सैंपल सर्वे, वो तमाम 2001 का सर्वे, क्या वो तमाम गलत है? मजलिस यही कहती है कि हमको हमारे मुल्क में हक मिलना चाहिए। संघ परिवार फिरका परस्त ताकतें क्या समझती हैं? अगर बीजेपी और आरएसएस को समझना है तो मैं नौजवानों को दावत दूंगा कि आप बीजेपी के वेबसाइट के ऊपर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की का आर्टिकल है, जिसको बड़े फख्र के साथ हर संघ परिवार का आदमी बोलता है कि इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने क्या लिखा? पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने लिखा कि अगर मुसलमानों पर आप भरोसा नहीं कर सकते, साफ और वाज़ेह अल्फाज में उसमें लिखा गया, इन पर किसी चीज का भरोसा नहीं कर सकते। बताइए आप कौन फिरका परस्ती की बात कर रहा है? क्यों आप भरोसा नहीं कर सकते हम पर? किस बुनियाद पर भरोसा आप नहीं कर सकते? क्या आप ठेका लेके रखे हैं कि आप सर्टिफिकेट देंगे तो मैं वफादार, अगर आप नहीं देंगे तो मैं यहां का गद्दार? यही चीजों के खिलाफ मजलिस आवाज उठाती है। और आज आप देख रहे हैं कि आने वाले असेंबली और पार्लियामेंट इलेक्शन में कांग्रेस, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस संघ परिवार से मुकाबला कर सकेगी। हर जगह कांग्रेस कमजोर हो चुकी है। हमारे रियासत में क्या मौकफ है कांग्रेस का? ऐवान असेंबली में देख लीजिए कि जो तेलंगाना के कांग्रेस के लीडर हैं वो चीफ मिनिस्टर को नहीं मानते, जो चीफ मिनिस्टर हैं वो तेलंगाना के कांग्रेसियों को नहीं मानते, एक ही पार्टी में है और मुख्तलिफ ग्रुप में बटे हुए हैं। ये कैसे मुकाबला करेंगे आरएसएस संघ परिवार का? और क्या हो रहा है हम देख रहे हैं। पिछले 15 दिन में 4 ईसाई पादरियों को जान से मार दिया गया। विकाराबाद में एक पादरी को मारा गया। इतनी बुरी तरह से ये आरएसएस के लोगों ने उस पर चाकू से हमला किया कि उसके फेफड़े खराब हो गए, उसके इतना पेट पर ऐसी ऐसी चाकू से मार मारे कि 2 दिन वेंटिलेटर पर यशोदा दवाखाने में था वो ईसाई पादरी, उसके बाद खत्म हो गया। कौन जिम्मेदार है इसका? यही तो मैं बताना चाह रहा हूं कि फिरका परस्ती की बात करने वाले, फिरका परस्ती का इल्जाम लगाने वाले और हर बार यही बोलते कि अकबरुद्दीन की स्पीच, अरे मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा हूं, हम साफ और वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि हमको अदलिया पर भरोसा है। जिस तरह वरुण गांधी को अदलिया ने बाइज्जत बरी किया, हमको अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा है कि हिंदुस्तान की अदलिया भी अकबरुद्दीन ओवैसी को इस मुकदमे में बाइज्जत बरी करेगी। हम बताएंगे इंशाअल्लाह होता है। मगर सवाल यह पैदा होता है जब आप हेट स्पीच की बात करते हैं, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि हेट स्पीच क्या है फिर? अटल बिहारी वाजपेयी ने 5 दिसंबर 92 को यह तकरीर नहीं की थी, एक दिन पहले बाबरी मस्जिद को शहीद करने से पहले, कि इस धरती को समताल होना पड़ेगा अगर हमारी बात को नहीं मानेंगे? क्या वो हेट स्पीच नहीं थी? जिन लोगों ने नारा लगाया था, नौजवान आज यहां पर हैं जो शायद उस वक्त उनकी पैदाइश होगी 1992 में, उस वक्त एक नारा लगाया गया था कि एक झटका और दो, बाबरी मस्जिद को तोड़ दो। क्या वो हेट स्पीच नहीं था? कितने लोगों को बुक किया गया था? कितने लोगों के खिलाफ मुकदमे आयद किए गए? किसी के खिलाफ मुकदमा आयद नहीं किया गया। कि यही आज बीजेपी का जो वजीर आजम का उम्मीदवार नरेंद्र मोदी, क्या इसने नहीं कहा था गुजरात में, क्या इसने गुजरात में नहीं कहा था 2002 में? अगस्त का आउटलुक मैगजीन उठाकर देख लीजिए, अगस्त 2002 का आउटलुक मैगजीन उठाकर देख लीजिए, जिसमें लिखा गया कि नरेंद्र मोदी, क्या ये हेट स्पीच नहीं थी? क्या उसी इंतखाबात में नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा था? उस वक्त हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर लिंगडो साहब थे जो आज विकाराबाद में रहते हैं, इनका नाम लेकर कहा जेम्स लिंगडो, ये ईसाई है, ये रोम से आए हैं। क्या ये हेट स्पीच नहीं थी? अरे हर चीज आपको खोल खोल के बता सकती मजलिस, मगर इनके पास हमारी बात आई तो हम मुजरिम हो गए, बगैर अदालत के फैसले के हम मुजरिम हो गए और आप दूध के धुले हुए हैं। परसों इंतखाबात हुए गुजरात के, तो क्या उसमें मोदी ने नहीं कहा कांग्रेस के? याद रखिए खतरे की बात है। इंडिया फर्स्ट की बात करने वालों, मुझे ये बताओ, हिंदुस्तान जो है एक गुलदस्ता है, हिंदुस्तान
जिसमें हर लोग के किस्म के लोग रहते हैं। हिंदू रहते हैं, ब्राह्मण रहते हैं, उनकी तहजीब अलग है, क्षत्रिया की तहजीब अलग है, रेड्डियों की तहजीब अलग है, कम्माओं की तहजीब अलग है, दलित भाइयों की तहजीब अलग है। हमारे ओबीसी में कई ग्रुप हैं, यादवा है, पद्माशाली है, मुनुर कापू है, इनकी तहजीब अलग है। तो क्या इन सबको एक कर देंगे आप? नहीं कर सकते आप। हिंदुस्तान अगर है तो इसी चीज की वजह से हमारे मुल्क में जो अंग्रेजी का लफ्ज है डाइवर्सिटी, ये डाइवर्सिटी दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है जो हमारे हिंदुस्तान में। मगर बीजेपी आरएसएस क्या बोलती? नहीं, खाली आला जात के लोगों की सोच और फिक्र गालिब आ जाना, यहां पर कोई डाइवर्सिटी नहीं रहना, यहां पर दलितों की तहजीब खत्म कर दो, कबायलियों की तहजीब खत्म कर दो, और फिर ये तमाम तमाशे। इसलिए इंडिया फर्स्ट की बात करने वालों, तुम हिंदुस्तान के दस्तूर को नहीं पढ़े, और पढ़ भी चुके तो तुम उसके खिलाफ काम करने की बात करते हो। पढ़ो कभी जाके नौजवानों, हिंदुस्तान का दस्तूर दफा 25 से 30 तक क्या कहता है। दस्तूर की दफा 25 से 30 ये कहता है कि मुसलमानों की तहजीब, मुसलमानों की मजहबी शनाख्त को बचा के रखना, यही इसका स्पिरिट है। दफा 25 से लेकर दफा 30 तक जो हमारे मुल्क का फंडामेंटल राइट है। कैसे आप कहेंगे कि इंडिया फर्स्ट, फिर बीजेपी बोलती, मोदी बोलता कि सबका विकास सबका साथ। कहां का विकास? गुजरात में प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप मुस्लिम बच्चों को नहीं दी जाती। गुजरात में 2 कानून बनाए गए। क्या कानून बनाया गया गुजरात में? कि अगर आप अपना मजहब तब्दील करना चाहते हैं तो नहीं तब्दील कर सकते। यह कानून बनाया गया गुजरात में। यह और बात है कि गवर्नर ने उस पर दस्तखत नहीं की, कानून नहीं बना, मगर असेंबली में तो बिल पास हुआ। अब बताइए, सबका विकास सबका साथ कहां पर हुआ? इंडिया फर्स्ट कहां पर हुआ? इंडिया फर्स्ट नहीं, हिंदुत्व फर्स्ट की बात करने वाले ये लोग। ये आरएसएस की तहजीब को, उसकी सोच को अगर आरएसएस को समझना है तो इंशाअल्लाह कभी एक जलसे में गुरु गोलवालकर की जो किताब है बंच ऑफ थॉट्स के एक एक सफों को आपके सामने रखूंगा, जिससे आप खुद महसूस करेंगे कि कितना जहर इसमें है हमारे ताल्लुक से, कितना जहर दलितों के आस्ते है, कितना जहर हमारे ओबीसी भाइयों के आस्ते है। और बीजेपी सबको धोखा दे रही है। आरएसएस इनका असल ताकत है, जो नागपुर में बैठकर जो फैसला करते ये लोग, आरएसएस उस पर अमलावरी करती। और फिर आरएसएस वाले बयान देते कि बच्चे पैदा करो। अरे आप खुद शादी नहीं करते और दूसरों क्यों बोल रहे आप बच्चे पैदा करो? कोई आरएसएस का जो नागपुर में बड़े बड़े कायदीन हैं, जो खाकी चड्डी पहनकर बड़े बड़े परेड करते सुबह शाम, कोई शादी नहीं करते और ये कहते नहीं मुसलमान की आबादी बढ़ रही। कहां हमारी आबादी बढ़ रही? गलत बात है। आदादो शुमार इस बात को बताते कि हमारी आबादी इस तरह से नहीं बढ़ रही। 2001 का सेंसस आया, उसने कहा कि यकीनन तमाम तबकों में हमारी आबादी ज्यादा है, मगर हमारी आबादी का ग्रोथ रेट गिरा। तो ये आरएसएस बोलती नहीं आबादी बढ़ रही, पूरा इनका कब्जा हो जा रहा। कहां कब्जा हो रहा? अगर कब्जा भी हो गया तो कौन सा बुरी बात है? क्या मुल्क हमारा नहीं है? क्या हम हिंदुस्तान से वफादारी नहीं कर सकते? अरे जहां पर हमने 700 साल जहां बानी हुकूमत की, जबकि हमने हर चीज इस मुल्क के लिए की, क्या दोबारा नहीं कर सकते? और आपने क्या किया बताइए। इसीलिए मैं अजीज दोस्तों समझने की जरूरत है। और अफसोस यह है कि बीजेपी टीडीपी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने वाली। तेलुगु देशम नुकसान उठाई। 2004 में तेलुगु देशम की धज्जियां उड़ गई। कहां उसके 180 एमएलए और 45 पे नायडू आ गए थे, बीजेपी के साथ सफर किए थे, मगर आज दोबारा अलायंस करने जा रहे हैं। और ये दोनों मिलकर ये समझ रहे हैं कि इनकी सीटों में इजाफा होगा। चंद्राबाबू नायडू ख्वाब देखने के आदी हैं। चंद्राबाबू नायडू बासो ऐसा लगता है कि उनके ससुरे एक्टर थे तो उन्होंने समझते कि मेरी फिल्म भी सुपर हिट हो जाएंगी। नायडू साहब, आप अपने ससुरे को धोखा दिए, आप अपने ससुरे के नहीं हुए तो आपकी कोई पिक्चर हिट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तो आपको चैलेंज कर रहा हूं नायडू साहब, आप बीजेपी से अलायंस करो और जुबली हिल से आके इंतखाबात लड़के देख लो, हम आपको हरा के बताएंगे इंशाअल्लाह होता है। क्यों चंद्राबाबू नायडू परेशान है? क्यों नायडू ये कह रहे हैं कि मैं शेरलिंगमपल्ली जाऊंगा?
कहां का शेरलिंगमपल्ली जा रहे? जुबली हिल में आ जाओ या गली गली में शेर है उससे मुकाबला करो, मालूम होगा आपको। क्यों करना चाह रहे शेरलिंगमपल्ली? कभी बोलते शेरलिंगमपल्ली से लड़ेंगे, कभी बोलते वहां से चित्तूर क्या उनका आबाई हल्के से लड़ेंगे, कभी रिपोर्ट आती कि नहीं मलकाजगिरी से लड़ेंगे। अरे जुबली हिल से लड़के बताओ, वो क्यों केबल वाले को उतार दिया आप मैदान में? उन्हें जानता ना पहचानता जुबली हिल में किसी को, कोई नहीं जानता बेचारे को, वो कहां से किधर से आया। मगर मकसद क्या है कि बीजेपी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ना। कांग्रेस मुकाबला नहीं कर सकती तेलुगु देशम बीजेपी से, साफ और वाज़ेह अल्फाज में आपसे कह रहा हूं। 4 रियासत के लिए असेंबली इलेक्शन हमारे सामने है। बताइए आप, राजस्थान में कोटा एक इलाका है जहां पर बहुत बड़ी आबादी है मुसलमानों की। मेरे दिल्ली में एक बहुत बड़े सहाफी मेरे दोस्त हैं, वो इलेक्शन का कवरेज करने अपने अखबार से गए, डीएनए अखबार, उनका नाम इफ्तिखार गिलानी। इफ्तिखार गिलानी ने मुझे बताया कि जब वहां पर गए तो कांग्रेस की तरफ से इंतखाबी मुहिम कैसी हो रही देखो आप। मिसाल के तौर पर ये आपके एरिया में आ गए कोई और ये बताया गया कि देखो कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर आ रहे दिल्ली से, या बहुत बड़े लीडर हैं इंतखाबी मुहिम चलाने आ रहे, जरा आप लोग मुलाकात करिए। तो जाहिर है लोग बोले चलो अच्छा है भाई, मस्जिद के पास जैसा मस्जिद है वहां जाइए, वहां मुलाकात हो जाएंगी। तो जो बड़े कायद इनके आए, अपनी गाड़ी खुद चला के आए। उन्होंने राजस्थान के रिटायर्ड आईजीपी हैं और आईजीपी साहब गाड़ी में आए, मस्जिद के सामने लोग नमाज पढ़ के निकल रहे और लोग हैरान हैं कि जिसको बड़ा आदमी समझ रहे थे वो अपनी गाड़ी में इतना बड़ा कुत्ता भी है उसके साथ, इतने बड़े कुत्ते के साथ गाड़ी में, अल्सेशन कुत्ता है डॉग। आप इंतखाबी मुहिम को आ गए। अरे भाई जरा लिहाज तो रखना। ये क्या इनके बड़े लीडर है, ये गुरूर और तकब्बुर जो इनमें पैदा हो गया कि नहीं कुछ भी नहीं होता, कहां जाते, हमारे को नहीं वोट देंगे तो किसको देंगे। अरे याद रखो कांग्रेस वालों, दीन इस्लाम में जिस्मानी खुदकशी हराम है मगर सियासी खुदकशी हराम नहीं है। सियासी खुदकशी हराम नहीं है। मैं खुदकशी नहीं करने जा रहा हूं, मैं अपना हक लेने जा रहा हूं। अगर हम जुबली हिल में इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं तो यह हमारा हक बनता। क्यों नहीं हम कामयाब हो सकते यहां से? क्यों नहीं हम अपने मसाइल को हल करवा सकते? अगर हम थोड़ी मेहनत करते, शायद हमारे से कोई गलती होगी, कोई कोताही होगी कि पिछले बल्दिया इलेक्शन में अगर हम लोग और मिलकर मुनज़्ज़म तरीके से काम करते तो यकीनन ये सीट हमारी निकल जाती, और भी बल्दिया के सीट निकल जाते। मगर बोरा बंडे में मजलिस की कामयाबी क्या पैगाम दे रही है? बोरा बंडे की कामयाबी ये बता रही है कि कांग्रेस से एक मुस्लिम कैंडिडेट और हमारा कैंडिडेट हमारी एक ओबीसी बहन। लोगों ने कहा कि देखो हमने मुसलमान को टिकट दिया। अरे हमने कहा तुम्हारा मकसद वही है। हैदराबाद में कैंडिडेट नहीं मिलता पार्लियामेंट में लड़ने के लिए तो बीजेपी क्या करती, किसी एक अपने ही चमचे को खड़ा कर देती। वही काम किया बोरा बंडे में। और क्या किया? मैं सलाम करता हूं बोरा बंडे की आवाम को कि ना सिर्फ मुसलमान बल्कि हमारे ओबीसी भाइयों ने मंजलिस के उम्मीदवार को कामयाब किया। यह सेकुलरिज्म की कामयाबी है, यह सेकुलरिज्म की कामयाबी है। हम जब सवाल करते हैं इन तमाम तेलुगु देशम, कांग्रेस, टीआरएस, वाईएसआर, अच्छा आप सेकुलर है हम कम्युनल है, हमको यह तो बताओ भाई आप कितने मुसलमानों को कामयाब करें आप? आखिर क्या है कि आंध्र प्रदेश की सियासत में बैकवर्ड क्लास, दलित, मुसलमान, क्रिश्चियनों का कोई पूछने वाला नहीं है? कांग्रेस रेड्डियों की जमात, वाईएसआर रेड्डी की जमात, टीआरएस वेलमाओं की जमात, तेलुगु देशम कम्माओं की जमात, ये पूरे आला जात की जमातें, तो फिर आखिर मुसलमान, दलित, ओबीसी, ईसाई कहां पर जाएगा? क्या यह फिरका परस्ती नहीं है कि कांग्रेस में रेड्डियों का गलबा, तेलुगु देशम में चौधरियों का गलबा, टीआरएस में वेलमाओं का गलबा, वाईएसआरसीपी में रेड्डियों का गलबा? फिर कहां जाएंगे ये लोग? हमारे ओबीसी भाई 50% है आबादी में, मुसलमान 15% है, दलित और कबाइल को मिलाए तो 22%, ईसाइयों को मिलाएंगे आप तो करीब 10% के करीब ईसाई। इतनी बड़ी हमारी आबादी, हमारी कोई आवाज नहीं है। अच्छा किया ईसाइयों ने 5 फरवरी को निजाम कॉलेज में हमारे ईसाई लोग अपनी पार्टी बना रहे हैं, वो क्रिश्चियन पार्टी बना रहे हैं। मैं इसका खैर मुकद्दम करता हूं।
वेलकम करता हूं। यह फैसला बहुत पहले लेना था ईसाई भाइयों को, अब ले रहे हैं। अब बताइए कौन फिरका परस्त है? क्यों नहीं आप हमको हमारा हक देते? 119 तेलंगाना में सीटें हैं असेंबली की, कितने मुसलमान जीत के आए? कितने ओबीसी जीत के आए? कितने क्रिश्चियन जीत के आए? बताओ मुझे। क्या यह तुम्हारी फिरका परस्ती नहीं है? वहां पर सीमांध्रा में 175 असेंबली सीटें, कितने लोग जीत कर आए? बताइए मुझे आप। यही फिरका परस्ती के खिलाफ आपको हमको आवाज उठाना है। और तेलुगु देशम बीजेपी से मिलने के बाद ये हम तमाम के लिए एक लम्हे फिक्र है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि ये बहुत ही मजबूत अलायंस है, हम इसको हंस के नहीं उड़ा सकते। इसके लिए मुनज्जम काम हमको करना पड़ेगा, मुत्तहदा तौर पर हमको काम करना पड़ेगा। और अगर जिस तरह बल्दिया के इलेक्शन में हमारा पोलिंग परसेंटेज कम हुआ, तो खुदा ना खास्ता कहीं पर भी, चाहे जुबली हो, हैदराबाद सिकंदराबाद के पार्लिमानी इलाका हो, या तेलंगाना का हो, या आंध्र प्रदेश का हो, या हमारा मुल्क का हो, अगर कमजोर तबकात ईसाइयों का, मुसलमानों का पोलिंग परसेंटेज कम होगा, तो इसका राज फायदा बीजेपी को होगा। इसका राज फायदा बीजेपी को होगा। इनकी पूरी कोशिश यही है कि हर जगह पर फिरका परस्ती के माहौल को पैदा कर दो। डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे, अब रास बात कर रहे हैं। असल अपने एजेंडे पे आ गई आरएसएस। गोवा के जलसे में मोदी ने कह दिया कि गोवा वाहिद रियासत है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड है। बताइए आप, यूनिफॉर्म सिविल कोड आज भी इनके एजेंडे में शामिल है। बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर की तामीर इनके एजेंडे में आज भी शामिल है। हर जगह इनके पास शामिल है। और जो लोग नरेंद्र मोदी से अच्छे की उम्मीद कर रहे हैं, वो भूल रहे कि ये वो शख्स है जो 14 साल की उम्र से आरएसएस से वाबस्ता है, जो 14 साल की उम्र से आरएसएस से वाबस्ता है। इससे अच्छे की उम्मीद नहीं कर सकते। और वो शख्स जिसके नाक के नीचे गुजरात में खून की होली खेली गई, वो शख्स जिसके नाक के नीचे गुजरात की तमाम अहमदाबाद की गली कूचों में घरों को जलाया गया, मासूम इंसानों का कत्ल हुआ, और लोग कहते नहीं कब तक आप याद करेंगे? 2002 के बाद कोई गुजरात में फसाद नहीं हुआ। हम उनसे कहना चाहते हैं कि अगर फसाद नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट की वजह से नहीं हुआ। फसाद अगर नहीं हुआ तो हमारे ऐसे कई हिंदू भाई हैं जो सेकुलर हैं, चाहे वो तीस्ता सीतलवाद हो, या फिर ये प्रदीप शर्मा हो, या संजीव भट्ट हो, या फिर वो तमाम पुलिस के रिटायर्ड लोग हो, जिन्होंने मुनज्जम मुत्तहदा कोशिश की, आज भी कर रहे हैं। क्योंकि कोर्ट को गए, मुकदमे आयद किए, सजा हुई उन लोगों पर, तो ये लोग डर गए। वरना ये लोग तो हर वक्त फसाद कराने पे तुले हुए। अब बड़े बुलंदबान दावे करते कि नहीं 2002 के बाद नहीं हुआ, 2002 के बाद भी हमेशा हमले हुए। मैं खुद गया था गुजरात को, बड़ौदा में एक दरगाह को और मस्जिद को शहीद किया गया था। मैं वहां से जाकर जख्मी लोगों को हैदराबाद लाया था, उनका ऑपरेशन करवाए, 2-3 का पैर काटना पड़ा। बताइए अजीज दोस्तों, क्या आज भी फिरका परस्ती, यकीनन फिरका परस्ती है। इसका खात्मा अगर करना है तो अपनी जमात से वाबस्ता हो जाइए। आज लोग तंग हैं, चाहे कांग्रेस हो, तेलुगु देशम हो, बीजेपी हो, आवाम देख रही है कि इनके पास कोई नई चीज नहीं है, वही पुरानी बात कर रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपनी जमात को मजबूत करिए। 55 साल से जमात हर वक्त में, हर मरहले में आपके सामने थी। और लोग आज बहस कर रहे कि मुल्क में सादगी अख्तियार करना है पॉलिटिशियंस को। दारुस्सलाम को कभी आकर देख लीजिए, अंदाजा हो जाएगा कि क्या सादगी का मतलब क्या है। नौजवानों, मैं तुमको दावत देता हूं, कभी आओ दारुस्सलाम को, आकर देखो हम कैसा काम करते हैं। लोग तो बहुत बातें करते हैं, देखो एक कमरे में पूरे एमएलए बैठते, एक हाल में अराकीन बल्दिया बैठते, कोई भी जाकर मुलाकात कर सकता, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई दरवाजे बंद नहीं है, कोई सिक्योरिटी गार्ड रोकता नहीं है। आप जाइए, जाके बात करिए। अरे हद तो ये हो गई कि मामूली कारपोरेटर या एमएलए से मिलना है तो एमएलए साहब अपना फोन नहीं उठाते, पीए फोन उठाता उनका। अरे वो आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मिजाज। और अजीज दोस्तों, लोग बड़ी बड़ी बातें करते कि दिल्ली में फ्री पानी दिए, अच्छा करे। यहां हमारे पास क्या इल्जाम लगाते हम पे, वहां केजरीवाल लाइट काटा तो हीरो बन गया।
हीरो बन गया। और हमारे इलाकों में लाइट वाले धावा मारते तो पाशा खादरी आते, अफसर खान आते, हमारे लोग भागते वहां पर, विजिलेंस वालों को भगाते, तो अखबार में लिखते मजलिस के गुंडे आके भगा दिए। केजरीवाल करा तो हीरो, हम करे तो गुंडे। ये कौन सा आपका इंसाफ है? फिर अखबार में रिपोर्ट आई है टाइम्स ऑफ इंडिया में, सबसे ज्यादा नुकसान मुस्लिम इलाकों में लाइट का। अरे तुम्हारी लाइट का नुकसान हो रहा तो क्यों हो रहा? हम चोरी करके लाके देंगे तुम्हारे को पैसे। एक यूनिट की कीमत क्या है? कितनी कीमत है आप अंदाजा नहीं कर सकते। 5 साल में 10,000 करोड़ का बोझ आवाम पर डाल दिए। बरखी की कीमत में इजाफा कर दिया गया, टैरिफ में फ्यूल सरचार्ज के नाम पर गरीबों को की कमर तोड़ दी जा रही है। और जब मजलिस एहतजाज करती है, डिस्कनेक्शन करने को आते, अब हम कितना समझाएंगे? हमारे लोग माहिर फन है, वो नया मीटर लाके लगाए, कहते कहां से कि उसका भी निकाल लिया फार्मूला। मैं परेशान, अरे बोला मियां क्या कर रही है? तो बोले कहां से लाएंगे? अंदर से आवाज आई, कहां से लाएंगे? खाना खिलाएंगे बच्चों को या लाइट के पैसे देंगे? बात सही है, इतनी महंगाई है। महंगाई कितनी है बताइए आप? सिलेंडर आप 9 दे रहे, कल वहां पर तकरीर में बोल दिए 12 कर दो, अच्छा 12 हो गया। कहां से ला रहे पैसे? गवर्नमेंट सब्सिडी अकाउंट में दे रही, 2-2 महीने तक सब्सिडी के पैसे अकाउंट में नहीं आते। कहां से सिलेंडर खरीदेंगे हम? आज हमारे खिलाफ हम लाइट वालों को रोकते, हसन नगर में पाशा खादरी रोके तो अखबार में टाइम्स ऑफ इंडिया में लिख दिए कि साउथ में सबसे बड़ा नुकसान है, और मजलिस के लोग रोकते। रोकेंगे हम, हमेशा रोकते हैं, रोकेंगे तुम्हारे को। तुम कीमतों में कमी लेकर आओ, बरखी की जो सप्लाई है बराबर करो। और पानी नहीं आता हमारे घरों में, हर एक के घर में मोटर है, लाइट नहीं है तो मोटर से पानी कहां खींचेंगे आप? कहां से खींचेंगे पानी? ऐसा पानी देते जैसा तबर्रुक दे रहे गवर्नमेंट। तबर्रुक समझना हो उसको। अरे मशीन लगाए तो पानी खींचता हूं नहीं, आप लाइट का मीटर अरे कहां से करेंगे फिर? गरीब क्या करेगा फिर? गरीब कैसे इस महंगाई के दौर में कैसा मुकाबला करेगा? जितने दावे होंगे हम जाएंगे, ठहरेंगे, रोकेंगे, तुम्हारा हर महाज पर हम मुकाबला करेंगे। तुम क्या लिखते लिख लो हमारे को, तुम गुंडे लिखो, ISI का एजेंट लिखो, जो लिखते लिखो, हमको उसकी फिक्र नहीं है। हम गरीबों के हक का तहफ्फुज करेंगे, आवाम पे अगर जो बोझ डालेगा उससे मुकाबला करेंगे। ये तो काम सियासी जमात का है, अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? मगर बताना यह चाह रहा हूं, उन्होंने वहां लाइट काटे तो चीफ मिनिस्टर बन गए, हम यहां रोक रहे तो हमको गालियां दे रहे आप। अरे अखबार वालों, एक पॉलिसी को अपनाओ, एक पॉलिसी को अपनाओ। कहां से गरीब लाके पैसे देंगे? एक एक घर में अगर 2 कमरे 3 कमरे का घर है तो 4-4, 6-6 हजार रुपये लाइट का बिल कहां से लाके देंगे? कहां से लाके देंगे? बच्चों की फीस, खाने की कीमतें। अजीज दोस्तों, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हर एतबार से कांग्रेस की हुकूमत कमजोर पड़ती जा रही है। ये सुधरने का नाम नहीं लेते, इन्हों सुधरने का नाम नहीं लेते। असेंबली में बहस हो रही तो कांग्रेस के मिनिस्टर बोल रहे निजाम क्या किया? अरे तूने से नाम निजाम का लेना अच्छा है भाई, लो आप। मैं भी जमहूरियत का कायल हूं, मैं फ्यूडलिज्म पे भरोसा नहीं करता। वो मिनिस्टर शैलजानाथ बोले, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, शैलजानाथ तुम्हारा ताल्लुक रायलसीमा से है, बताओ अनंतपुर में मुसलमान इतना परेशान क्यों है? बताओ अनंतपुर में हम क्यों जीत के नहीं आ रहे? बताओ अनंतपुर में जो वहां पर कापू और मुसलमान क्यों डर रहे? क्यों तुम्हारे बमों से डर रहे क्या? वहां की बात क्यों नहीं करते तुम? अरे तुम हमको गाली दे रहे, बताओ हमको, ये तो बताओ कि तुमने क्या बनाया हैदराबाद में? क्या बनाया तुमने? अरे जिस असेंबली में बैठ के तुम निजाम को गाली दे रहे, वो भी तो उसकी देन है बड़े मियां की। वो बिल्डिंग तो उसकी देन है ना। आपके अब्बा क्या किए बताओ? आपके अंकल क्या किए बताओ? आपके मामू कौन सा तीर मारे? आप वहां से आके हमको गाली दे रहे। अरे बिल्डिंग हम लोग बनाए, उसमें बैठ के हमको आप आंखें दिखा रहे। आप बीमार पड़ गए तो निम्स को जाते, कौन आपके डैडी बनाए? हम बनाए? निम्स हम बनाए?
पीने को पानी कौन दिए गंडीपेट से? आप बनाए हम बनाए? हिम्मत सागर कौन बना? आप बनाए हम बनाए? हाई कोर्ट की बिल्डिंग आप बनाए हम बनाए? क्या क्या बोलूं तुम्हारे सामने? क्या आप क्या बनाए? आप कुछ नहीं बनाए। आप तो आके जेबक भर लिए अपनी और हमको गरीब कर दिए। बड़े बड़े आलीशान बंगले बना लिए आप। हमारे पास क्या रहा बताओ आप? और फिर हमको बता रहे, हमको दर्ज दे रहे। मत दो, तारीख को मत खोलो। अगर तारीख पर बहस करोगे, एक एक ऐसी बात करूंगा कि तुम नजर उठाकर नहीं देख सकते हमारी तरफ। इतनी नाइंसाफी हमसे की गई। अगर हमने हैदराबाद में तहजीब अगर जिंदा है, हमारी मजहबी शनाख्त जिंदा है, तो लाखों सलाम उन गरीब मुसलमानों को जिन्होंने कहा कि नहीं, कम से कम हमारे इलाकों में हम अपनी तहजीब में फर्क आने नहीं देंगे। ये हमारी जदोजहद। और आप आके हमारे को आंखें दिखा रहे, तेलंगाना की बात करते। तेलंगाना तेलंगाना ऐसा गाना हो गया कि खत्म ही नहीं हो रहा गाना ये। तेलंगाना का मुतालबा करने वालों, कभी बिल को तो पढ़ो। हर कांग्रेसी को हवस है मैं चीफ मिनिस्टर बन जाना, गिरके पर बन जाना, लंगड़ते बन जाना, डाइव मार के बन जाना, किसी को लात मार के, मगर मैं बन जाना। अरे बन जाओ भाई, अच्छा है आप बन जाओ, मगर ये भी तो देखो ये कौन सा इंसाफ है। हैदराबाद के लॉ एंड ऑर्डर इंचार्ज गवर्नर रहेंगे कहते, गवर्नर के पास लॉ एंड ऑर्डर रहेगा। क्या ये हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं है? हमारे दस्तूर की लिस्ट 2 इस बात की इजाजत नहीं देती कि लॉ एंड ऑर्डर हमेशा रियासत के पास रहना। आप बिल बना दिए, लॉ एंड ऑर्डर गवर्नर के पास रहेगा। जरा थोड़ी देर के लिए सोचो आप। आज दिल्ली का चीफ मिनिस्टर 3 पुलिस वालों के सस्पेंशन का मुतालबा कर रहा। 3 पुलिस वालों के सस्पेंशन का मुतालबा कर रहा है। मौतल करो इनको। चीफ मिनिस्टर है, उन्हें उसकी बात नहीं सुन रही मरकजी हुकूमत, इसलिए कि लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली का मरकजी हुकूमत के पास है। वफ्द का चीफ मिनिस्टर बोल रहा अगर आप मौतल नहीं करेंगे तो मैं धरना दूंगा। बताओ आप, अरे तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर बनने वालों, क्या तुम भी धरना दोगे? कल के दिन पुलिस वाले तुम्हारे को उठा के गाड़ी में फेंक देंगे। ये हजरत पुलिस है, इनसे लड़ना खाली हमारे को आता, आपकी बस की बात नहीं है। आपकी बस की बात नहीं है। जब तक आप पावर में रहे आप बड़े शान करते, पावर निकल गया तो आप घर से बाहर नहीं निकलते। हमारा एक दिल गुर्दा है, मार खाते, लड़ते, ठहरते, छुड़ाते, रातों में जाते, हर जगह करते। मगर ये कैसे तेलंगाना के कायदीन है? ये गवर्नर, लॉ एंड ऑर्डर का इंचार्ज गवर्नर साहब क्या करेंगे? गवर्नर साहब आज है चले जाएंगे, कल अमित शाह गवर्नर बन गया तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप बताइए? टारगेट हम बनेंगे, हमको टारगेट बनाया जाएगा, दलितों को टारगेट बनाया जाएगा, क्रिश्चियनों को टारगेट बनाया जाएगा। क्या वकाराबाद में नहीं हुआ? 4 पादरियों को जान से मार दिए खाकी चड्डी पहनने वाले। ये खाकी चड्डी वाले कत्ल कर रहे और खाकी चड्डी पैंट पहनने वाले थालियां मार रहे। इनको समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आता कि ये इनकी पैंट में भी लगता है कि खाकी चड्डी पहने हुए हैं लोग। और अफसोस होता है मुझे, हमारे रिटायर्ड डीजीपी अरविंद राव डीजीपी बने, रिटायर होने के बाद जाके आरएसएस में शामिल हो गए। अरे क्या है बताइए आप? क्या हमारे मुल्क में कानून नहीं बनना कि जो गवर्नमेंट सर्विस में रहता है रिटायरमेंट के 2 साल तक वो किसी तंजीम से वाबस्ता ना हो, वो जाके बैठ गया आरएसएस में? बताइए, हर एतबार से पूरी कोशिश की जा रही है। तेलंगाना का जो बिल है हमको वो मंजूर नहीं है। अगर इस हाल में बिल आएगा तो मजलिस इसकी मुखालिफत करेगी। आप बताइए, हाई कोर्ट, तेलंगाना का हाई कोर्ट नहीं रहेगा कहते। अरे कैसा है भाई? नौकरियों के वास्ते यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जिम्मेदार रहेगा, तेलंगाना में पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं बनेगा। अरे दारुल हुकूमत क्या मतलब? कॉमन कैपिटल रहेगा। अरे कैसे कॉमन कैपिटल है भाई? किसी का एक का कैपिटल रह सकता? अगर आप बोलेंगे ना ये हिंदुस्तान का कैपिटल दिल्ली है, हिंदुस्तान का कैपिटल तो कोई दूसरे मुल्क में तो नहीं हो सकता ना, कोई दूसरे स्टेट का कैपिटल दूसरे रियासत में नहीं हो सकता, तो कैसे एक रियासत का कैपिटल दारुल हुकूमत हैदराबाद में 2 का रहेगा? अरे आखिर किस्सा क्या है भाई?
कौन कर रहा है फैसले ये? और फिर ये बिल में ये एक और चीज, अगर तेलंगाना बन गया तो आंध्रा का इलेक्शन हो जाएगा, तेलंगाना का असेंबली इलेक्शन नहीं होगा। या तो रिजर्वेशन की 2-3 सीटें खत्म होगी, या फिर अराकीन असेंबली के नंबर्स में इजाफा होगा और प्रोविजनल असेंबली का जिक्र है। अरे तेलंगाना के लिए लड़ने वालों, जरा बिल को तो पढ़ो। खाली बिरयानी पे नजर है तुम्हारी, बोटी मेरी प्लेट में आती नहीं आती। 600 बच्चे खुदकुशी करके मर गए, कम से कम उनकी खुदकुशी को तो याद करो। उनकी खुदकुशी याद नहीं है, इनको सिर्फ देख रहे कि कब देख खुलेंगी, ख्वाजा का लंगर है, लूट के भागूंगा मैं। देख पे नजर है खाली इनकी, अब खुलती देख, अब खुलती, खुशबू आ रही, अब मैं बास तो बोल रहे पूरी देख को लेके भाग जाऊंगा मैं। अजीब व गरीब है ये लोग। अरे देखो तुमको क्या मिल रहा है, बगैर हैदराबाद के कौन सा तेलंगाना, क्या तेलंगाना? क्या तुम्हारी इज्जत, तुम्हारे इज्जत नफ्स तुमको इजाजत देता कि हैदराबाद पर किसी और का कब्जा हो? आप जब तेलंगाना दे रहे हैं तो हैदराबाद क्यों नहीं देते पूरा आप? क्या आपको इन पर भरोसा नहीं है लोगों पर? कौन सी बात है ये? क्या आपको हम पर भरोसा नहीं है कि हम यहां पर नहीं रहते हैं? अरे हम मंजलिस क्या बोल रही है कि हैदराबाद सबका है। मंजलिस सख्ती से कही कि सेटलर, किसी को आप सेटलर नहीं पुकार सकते, इसको कानूनन जुर्म बनाओ आप। सब बराबर हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं, इस मुल्क के बाइज्जत शहरी हैं, नंबर 1 के शहरी हैं, नंबर 2 के नहीं हैं। मगर सेटलर पुकारते, सेटलर पे क्यों कानून नहीं बनाते आप? और फिर ये बोलते नहीं सेटलर को ऐसा, कोई सेटलर को कुछ नहीं होगा। अगर किसी हमारे सीमांध्रा के लोगों को तकलीफ है तो आधी रात को बुलाइए आप श्रीशैलम को, आधी रात को बुलाओ नायडू को, आप हमको बुलाइए, आप हम आपके घर के सामने चौकीदार का काम करेंगे। कुछ नहीं होगा आपको। आपको रहना है हैदराबाद में, आपको हैदराबाद की तरक्की में हिस्सा लेना है, आपको हैदराबाद को मजबूत करना है। यकीनन सीमांध्रा के लोगों का एक रोल है यहां पर, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। हमारे सीमांध्रा के भाइयों को हैदराबाद में रोकना है। हमारी कामयाबी यह होगी जब हम उनको रोकेंगे। और मैं हमारे सीमांध्रा के भाइयों से कहना चाह रहा हूं कि आंख खोलो, आप देखो इन लोगों को, जो एक तो आपको सेटलर पुकार रहे और फिर एक तेलुगु देशम की अलग दोगली पॉलिसी। चंद्रबाबू नायडू अपने आप को निजाम सरकार समझ रहे। मेरी 2 आंख, एक आंख तेलंगाना कहते, एक आंख वो। कैसा आपकी 2 आंख है भाई? एक आंख को फोड़ के दूसरी आंख से देख रहे आप। कौन सी पॉलिसी है इनकी? नहीं, मेरी 2 आंखों की पॉलिसी है। अरे 2 आंखों की पॉलिसी क्या? आपकी आंख में मोतिया आ गया क्या? 2 आंख की पॉलिसी मेरी? कांग्रेस की क्या पॉलिसी है? और फिर वो लोग बोलते कि नहीं सेटलरों को भगा देंगे हम। कोई सेटलर नहीं भागेगा इंशाअल्लाह ताला। इनका कंट्रीब्यूशन है, इसको मानना पड़ेगा। और हमारी कामयाबी होगी कि उनको रोकेंगे, क्योंकि हैदराबाद को और तरक्की करवाना है, हैदराबाद को और मजबूत करना है, और यकीनन हैदराबाद को बुनियादी मसाइल को हल करना है। अजीज दोस्तों, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करना चाहती। इसीलिए आप सदवन गुजारिश है कि आप जहां कहीं भी जिस जगह पर हैं अपने वोट का इस्तेमाल करिए, वोट के परसेंटेज को बढ़ाइए। पोलिंग परसेंटेज अगर हमारा वही 45-50 रहा तो नहीं हो सकता मेरे भाई। ये कोई पास का नहीं है मामला। मैं जब हैदराबाद पब्लिक स्कूल में पढ़ता था तो मेरी बड़ी ख्वाहिश होती खाली पास हो जाना भाई, 40 ला लिया तो बस। अब ये मामला पास होने का नहीं, हम पास हो गए ऑलरेडी। अब डिस्टिंक्शन लाने का है, गोल्ड मेडल लाने का है, रिकॉर्ड तोड़ने का है। बताना उस कुत्ते के बच्चे को कि हमारा रिकॉर्ड क्या है। जो हमको कुत्ते का बच्चा बोले उनको बताना कि हमारे पैरों के नीचे कौन से कितने कुत्ते आएंगे। देखो इंशाअल्लाह ताला हम जब पोलिंग को निकलेंगे तो कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह ताला अपने उम्मीदवार को। जिस तरह बोरा बंडे में हमारी कामयाबी हुई, जिस तरह वो कामयाबी सेकुलरिज्म की कामयाबी थी, इंशाअल्लाह ताला इसी तरीके से दासिफ जुबली हिल जहां कहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी होगी वो अवाम की कामयाबी होगी। वो हमारी शख्सियत की कामयाबी नहीं होगी बल्कि हमारी सोच की कामयाबी होगी, हमारी इज्तिमाई कामयाबी होगी, इनफरादी कामयाबी नहीं होगी। सेकुलरिज्म की कामयाबी होगी, फिरका परस्तों के खिलाफ कामयाबी होगी, और आरएसएस संघ परिवार के खिलाफ एक मुंह तोड़ जवाब हमको देना है, मुंह तोड़ जवाब इनको देना है। ये बड़े बड़े ख्वाब देख रहे हैं, बड़े बड़े ख्वाब देख रहे हैं। मोदी ख्वाब देख रहा है कि लाल किले पर
मैं झंडा चढ़ाऊंगा। नहीं मोदी, इंशाअल्लाह ताला तू मेरा ख्वाब ही रहेगा। इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान की अवाम सेकुलर अवाम है। हिंदुस्तान की अवाम एक जल्लाद को और उस शख्स को वजीर आजम नहीं बनाएगी जिसके जेरे क़यादत अहमदाबाद में मासूम लोगों का कत्ल हुआ, मासूम लोगों का कत्ल किया गया। और आज भी आरएसएस की आइडियोलॉजी क्या है? पालमपुर का रेजोल्यूशन है 89 का कि बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से रेजोल्यूशन पर आज भी वो लोग कायम है उस पर। क्या आरएसएस की सोच है? और ये तमाम के तमाम मुल्क को तबाह और कमजोर करने पर तुले हुए हैं। मजलिस अगर बीजेपी तेलुगु देशम की मुखालिफत कर रही है तो हरगिज कांग्रेस वालों इसका मतलब मत निकालो कि हम तुम्हारी ताईद की बात कर रहे हैं। नहीं, हम अपनी बात कर रहे हैं। हम अगर बीजेपी के खिलाफ हैं तो हमारे को हक बनता उनके खिलाफ होने का। तेलुगु देशम के हम खिलाफ हैं तो हमको हक बनता। और हम में इतनी ताकत अल्लाह ने दी है कि इंशाअल्लाह ताला हम तेलुगु देशम और बीजेपी को रोकेंगे। कांग्रेस तो नहीं है यहां पर, अब जा रहा है, इनका टाइम हो गया, इनका टाइम हो गया बिल्कुल। अब इनको समझ में नहीं आ रहा, अब खाली पुराने रिवायती बातों में जिंदा है। उन्होंने कह रहे थे, ऐसा करे थे, ये करे थे। अरे मेरे भाई याद रखो, मैं भी मरहूम कायद का बेटा हूं। अगर मैं भी बोला कि मैं सालार के जैसा हूं तो लोग बोलते अच्छा देखो, इनको देखो और उनको देखो। कोई ये नहीं कह सकता ना मेरा बाप ऐसे थे, वालिद ऐसे थे, मैं ऐसा। अरे नहीं मेरे भाई, वो वालिद इसलिए थे, वो मुकाम उनको इसलिए मिला क्योंकि उनकी मेहनत में क्लास था। दिन रात एक करके मेहनत की। मैं उनकी तरह नहीं बन सकता। और अगर कोई ये कहेगा कि नहीं मैं अपनी उनकी तरह बन जाऊंगा, नहीं बन सकते। वो आसमान है तो मैं जमीन हूं, वो आसमान है तो मैं जमीन हूं। अगर मैं जिंदगी भर मेहनत करूंगा, जुस्तजू करूंगा और अल्लाह का करम और फजल रहेगा तो लोग बोल सकते हैं कि हां वो बड़े आदमी का इन्हें थोड़ा काबिल बेटा निकला। मगर अगर कोई बोलेगा नहीं मेरे दादा थे, मेरे नाना थे, मेरे पप्पा थे, मेरे भाई, वो जमाना गया। लोग ये बोल रहे तुम क्या है बताओ, क्या तुम में काबिलियत है, क्या तुम में फन है, क्या तुम में जुस्तजू का जज्बा है, क्या तुम में अल्लाह का खौफ है, क्या तुम काम करना चाहते हो? ये चीजें आवाम देख रही है। इसलिए नौजवानों मैं तुमको दावत दे रहा हूं, तुम आओ जमात में शामिल हो, कोई तुमको रोकेगा नहीं। तुम आओ, जमात की लीडरशिप तुम लो, तुम इस जमात को लेके आगे बढ़ो। हम कब तक जिंदा रहेंगे, किसी की जिंदगी का भरोसा नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि 44 साल का नौजवान जिंदा रहेगा या फिर 70 साल का ज़ईफ जिंदा रहेगा। ये तो अल्लाह के हाथ में, जब हुक्म हुआ जाना है देखो। मगर इस सोच को जिंदा रखो। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जमात को जिंदा रखो, इस जमात को मजबूत करो। ये जमात हमारी और तुम्हारी अमानत है और हमारा काम यह है कि इस अमानत को आने वाली नस्लों तक मुंतकिल करो। बताओ, कोई नहीं है पूछने वाला हिंदुस्तान में। कोई आवाज उठा सकता है मुजफ्फरनगर के मजलूमों के बारे में? कम से कम हैदराबाद से तमाम तंजीमें निकलकर काम की, तमाम तंजीमें। हो सकता है कि उन तंजीमों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं होगा, मगर सबसे ज्यादा काम रिलीफ का किसने किया? हैदराबाद के लोगों ने किया। हिंदुस्तान में बहुत सी तंजीमें हैं, मुजफ्फरनगर के लोगों ने मेहनत की, उसके बाद हैदराबाद का नंबर। गुजरात में गड़बड़ हुई, सबसे पहले हमारा नंबर। आसाम में गड़बड़ हुई, 4 लाख लोगों को बेघर कर दिया गया, सबसे पहले हम वहां पर गए। डॉक्टरों को लेकर गए और ऐसे ऐसे इलाकों में गए जहां पर पुलिस आसाम की कह दी कि आप नहीं जा सकते, अगर आप जाएंगे तो हम जिम्मेदार नहीं है। वहां भी जाके काम किया। अजीज दोस्तों, इसीलिए कह रहा हूं कि इस सोच और फिक्र को मजबूत करो। नौजवानों, समझो इस जमात की अहमियत को। अगर तुम नहीं समझोगे तो याद रखो नुकसान कौम का होगा। और अगर किसी कम्युनिटी की, किसी कौम की नौजवान एक दीवार की तरह होते हैं। और याद रखो नौजवानों, अगर तुम्हारे घर की दीवार गिर गई तो जमाना उसको रास्ता बना लेता, जमाना उसको रास्ता बना लेता। इसीलिए तुम मुस्तकबिल हो, तुम हमारी ताकत हो। और आज वक्त आया है कि नौजवानों को आगे बढ़ना पड़ेगा। आज जब हिंदुस्तान की आबादी 60% आबादी 35 साल से कम उम्र नौजवानों पर मुश्तमिल है, तो यकीनन नौजवानों को उनका जायज मुकाम मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उन नौजवानों को उनका मुकाम देगी, क्योंकि हमको आगे देखना है, आगे हमारे को पॉलिसी बनाना है। अब नहीं देखना हमको 20 साल को सामने रखकर फैसले लेना पड़ेगा।
और हो सकता है कि जब फैसले लेंगे तो किसी को शिकायत होगी, किसी को तकलीफ होगी, मगर याद रखो अगर उस 20 साल को सामने रख के फैसले नहीं लेंगे, हाथ नहीं लेंगे, तो 20 साल के बाद वही लोग कहेंगे कि क्यों नहीं अच्छे फैसले लिए गए। मैं आपसे इसीलिए अदबन गुजारिश कर रहा हूं कि आओ, अल्लाह ने तुमको काबिल बनाया है, आकर दो। ये दिल्ली की बात करनी, मिसाल देने वालों, मेरे सामने मिसाल मत दो सादगी की, मेरे सामने मत दो सादगी की मिसाल, क्योंकि दुनिया को सादगी हमने दी, दुनिया को सादगी हमने दी। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्या फरमाया था आपने? सिद्दीक अकबर ने फरमाया था कि जो गरीब है, जो कमजोर है, वो मेरी आंखों में मजबूत है। ये दर्स हमने दिया दुनिया को, ये लोग आके नहीं समझा सकते हमारे को, मत दो हमारे को ये दर्स। किसने दिया ये दर्स? क्या फारूक आजम? आधी दुनिया पर आपका कब्जा, खलीफा आप हैं। एक बैरूनी मुल्क का सफीर आता है, सफीर आता है और आकर पूछता कहां है वक्त का खलीफा? तो लोग बोलते देखो वो जो मट्ठी का तकिया बनाकर झाड़ के नीचे लेटा हुआ है हमारा खलीफा। ये सादगी है। किसने कहा था कि कौम का रहबर कौम का खादिम है? ये फारूक आजम ने कहा था। किसने कहा, किसने सादगी की मिसाल दी कि नहीं मैं लाल बत्ती गाड़ी नहीं लूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा? अरे फारूक आजम ने मिजाज दिया, फारूक आजम ने मिजाज दिया ये कि फातेह बैतुल मुकद्दस हैं और बारी गुलाम की है बैठने की सवारी के ऊपर, तो वक्त का खलीफा जानवर को पकड़ के दाखिल हो रहा बैतुल मुकद्दस में। ये सादगी हमने दी। पानी की फ्री देने की बात कर रहे, अच्छा किए, मगर ये मिजाज भी हमने दिया। वही बीरे रूम मदीने में उस्मान गनी ने खरीदा था और खरीद के सरकार के कदमों में रख दिया, क्या रसूल अल्लाह ये पानी का कुआं आपके कुर्बान कर रहा हूं। ये नहीं देखा कि इस पानी से यहूदी भी पानी पीएंगे। ये हमारा मिजाज है। लोग आज इंसाफ की बात कर रहे, इंसाफ इंसाफ नहीं मिल रहा। अरे इंसाफ की बात करने वालों, हजरत अली की वसीयत को पढ़ लो कि हमला करने वाला पकड़ा गया तो वसीयत कर रहे हैं कि इसको मारना नहीं, इसको खाना खिलाओ, इस पर मुकदमा चलाओ, उसको सजा दो। वो लोग बात करते हैं अनानियत नहीं रहना। अरे इसी को होते अली से दुनिया वालों के जंग में हैं, दुश्मन पर तलवार वार करने वाले हैं। वो थूक दिया आपकी जिस्म मुबारक पर, शेर खुदा उठ गए, बोले कि नहीं तेरे पे हमला नहीं करूंगा क्योंकि मैं लड़ रहा था तो खालिस अल्लाह के लिए, अब अगर वार करूंगा तो मेरा नफ्स बीच में आ जाएगा। ये मिजाज हमने दिया, ये मिजाज तुमने नहीं दिया हमको। लोग नई पार्टी बना सकते हैं मगर दुनिया को मिजाज सादगी का हमने दिया। आज दुनिया बोल रही कि गरीबों को साथ लो। अरे कोई कुरान तो पढ़ लो, कुरान में क्या लिखा गया? कुरान में अल्लाह फरमा रहा है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जब पैसे वाले आकाए दो आलम से अकेले में आकर मिलना चाह रहे थे तो अल्लाह फरमा रहा है कि मेरे महबूब इन गरीबों को दूर मत करो, इन गरीबों को दूर मत करो। बताओ ये मिजाज हमने दिया दुनिया को। आज दुनिया के हमको मत दिखाओ आईना। हाँ गलती हम में है कि हमने अपने मनसब को भुला दिया, हमने अपने तमाम असलाफ की कुर्बानियों को भुला दिया, हमने अपने हीरोज की कुर्बानियों को भुला दिया। आज हमारे हीरो नाचने गाने वाले, हमारे हीरो नाचने गाने वाले हैं। हमारे हीरो मुसैब बिन उमैर नहीं है, हमारे हीरो वो नंगा नाच करने वाले हमारे हीरो हैं। हमारे हीरो इमाम हुसैन नहीं। अरे इमाम हुसैन हमारे हीरो, उलमा हमारे हीरो हैं, वली अल्लाह हमारे हीरो हैं। ये गंदे नजीर से कहां के आए, किधर से पैदा हुए, क्या हुए नहीं मालूम। इनकी फिक्र मत करो आप, ये सब जाने वाले हैं, इन सब जमीन की ग़िज़ा बनने वाले एक ना एक दिन। ये इनके बड़े बड़े तेवर, ये बड़ा गुरूर, ये सब खत्म होने वाला है इंशाअल्लाह ताला। मेरी आपसे गुजारिश है कि जमात को मजबूत करिए। जुबली हिल्स के जितने पोलिंग स्टेशन है वहां पर इब्तिदाई बनाइए, बहुत से पोलिंग स्टेशनों पर इब्तिदाई बनाना है। मजलिस की ब्रांच बनाइए, लोगों को तरगीब दीजिए। अभी से SMS कैंपेन स्टार्ट करो, यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे कितना करे संघ परिवार वाले। अकबरुद्दीन ओवैसी की तकरीर को यूट्यूब पे इतना डाले, यूट्यूब भी मेरे को मालूम होगा, नहीं तो नहीं यूट्यूब मैं जरा क्या है जी यूट्यूब, उधर ये यूट्यूब है। फेसबुक पे जाओ, कैंपेन स्टार्ट करो, आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो, तरगीब दो एक दूसरे को कि भाई निकल के वोट डालना है, नामों का इंदराज कराओ।
पोलिंग परसेंटेज में इजाफा करो, ताकि हम लोग अभी से शुरू करेंगे मुहिम। देखो कैसा मोदी तैयारी कर रहा, मोदी कैसी तैयारी कर रहा, हर वक्त कुछ ना कुछ नई नई तमाशे कर रहा है। और लोग अगर नहीं समझेंगे दुश्मन की चाल को तो खुदा ना खास्ता हमको तकलीफ होगी। इसीलिए अजीज दोस्तों, मुत्तहिद रहिए, सबको साथ लेकर हमको आगे बढ़ना है। और इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा है कि जरूर अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने फजल और करम से हमको हर जगह पर अल्लाह कामयाब करेगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। निगरान जलसा सदर सुन्नी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खिताब के बाद आज का ये जलसा इख्तिताम की मंजिल पर पहुंचा। आप तमाम का कायदीन मजलिस का शुक्रिया अदा करते हैं और जलसे की बर्खास्तगी का ऐलान करते हैं।